नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं और इसमें हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। और हमारा जो मेन पर्पस है ये 10 क्वेश्चन कवर करना। इनके माध्यम से लगभग हमें 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमें 10 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने हैं, हमारा इनका मेन पर्पज है इनसे जुड़े बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिमुलेंट? इनमें से कौन सा स्टिमुलेंट है? ये एक ड्रग की कैटेगरी है। ये स्टिमुलेंट एक ड्रग की कैटेगरी है, तो इनमें से कौन सा है? हीरोइन, कोकीन, कोडीन, मॉर्फिन, इनमें जो स्टिमुलेंट के अंडर आता है। तो इसका राइट आंसर है कोकीन। कोकीन एक स्टिमुलेंट है जिसका मेन काम है व्यक्ति मतलब एथलीट को स्टिमुलेट करना, उसको उसको उसकी बॉडी को वार्म अप करना ताकि वो गेम के लिए रेडी हो सके। और आपको जैसा पता है कोकीन एक बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा कंज्यूम किया जाता है। और इसके अलावा और जो स्टिमुलेंट हैं वो है कैफीन, कैफीन जो कि कॉफ़ी और चाय में मिलता है। और इसके अलावा बहुत फेमस है एक एम्फेटामाइन, ये भी एक स्टिमुलेंट है। और जो हीरोइन है और कोडीन है और मॉर्फिन है, ये तीनों ये आते हैं नारकोटिक की कैटेगरी में। नारकोटिक की कैटेगरी में आते हैं ये तीन। तो हमने इसके बारे में पता किया, एक स्टिमुलेंट क्या होता है और दूसरा नारकोटिक क्या होता है। नारकोटिक के 3 एग्जाम्पल जरूर याद रखना आप, और ये स्टिमुलेंट के 3 एग्जाम्पल कोकीन, कैफीन और एम्फेटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वाडा लोकेटेड? देखिए, वाडा होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। पहले आपको इसके बारे में बता दूं, ये 1999 में बनी थी और इसका मेन काम है स्पोर्ट्स कंपटीशन जितने भी होते हैं उनको डोप फ्री बनाना। अगर कोई डोप करता है तो उसकी जांच करना और उसको पनिशमेंट देना। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर है कनाडा में मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में 1999 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो इसका इसके इसके अनुसार सभी देशों में एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भी होनी चाहिए, जिसको नाडा बोलते हैं। इंडिया में नाडा के नाम से है। और इंडिया में नाडा 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी। और जो नाडा है इसका मोटो है इसका प्ले फेयर, प्ले फेयर। और वाडा का मोटो है प्ले ट्रू। इससे पहले अगर बात करी जाए ओलंपिक्स में, ओलंपिक में तो 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार डोप टेस्ट कंडक्टेड किए गए थे, लेकिन वो वाडा के द्वारा नहीं किए गए थे। तो इस जब डोपिंग का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ता गया तो इसलिए आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया कि कोई एक अलग से एक एजेंसी होनी चाहिए जो डोपिंग को कंट्रोल करे। तब उसके रिजल्टेंट वाडा बनाई गई। और टोरंटो भी एक ये कनाडा का ही एक शहर है। हैमिल्टन भी एक कनाडा का शहर है। और हैमिल्टन में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 1930 में। और आपको ये भी याद रखना है 2030 में जो अगले से अगले कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो भी यहीं पर होंगे 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। और जो बोन है एक जर्मनी का शहर है जहां पर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। 1989 में ये आईपीसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन इन द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ऑफ 9 टीम्स। यानी 9 टीम है और एक लीग टूर्नामेंट है उनका। उसमें पूछ रहे हैं कि उसमें टोटल बाइज कितनी दी जाएंगी। देखो, आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। अगर नॉकआउट चलो अलग है, हम लीग की बात करें या फिर राउंड रॉबिन की बात करें तो उसमें जितनी टीम्स होती हैं, अगर टीम की संख्या है, 2 केस बनेंगे इसमें। एक यदि टीम की संख्या है ओड, और एक है अगर टीम की संख्या इवन। अगर ओड है तो उसमें जितनी टीम होंगी उतनी ही बाई मिलेंगी, यानी एन होगी नंबर ऑफ बाइज, एन ही बाइज होंगी। अब ये देखिए, इसमें 9 टीमें हैं तो ये संख्या क्या है? ओड है, विषम संख्या है, तो इतनी ही इसमें बाई दी जाएंगी। तो इसका आंसर है 9 इसका आंसर है। अगर टीमों की संख्या इवन में होती, जैसे सपोज करो 8 होती, तब इसमें बाई कितनी दी जाती? 0।
तो लीग टूर्नामेंट या फिर राउंड रोबिन टूर्नामेंट में बाई के सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, या तो जितनी संख्या है उतनी ही बाई दी जाएंगी या 0 बाई दी जाएंगी। और 0 बाई तब दी जाएंगी जब टीमों की संख्या सम है यानी इवन है, और उतनी ही बाई तब दी जाएंगी जब टीमों की संख्या ओड है, विषम है। बैरन डी कुबरटिन वाज बोर्न इन विच ईयर? आप सभी जानते होंगे कि बैरन पियरे डी कुबरटिन ओलंपिक के जनक माने जाते हैं। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो कि 1896 में हुए थे एथेंस में, इनको शुरुआत करने का इनकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है बैरन पियरे डी कुबरटिन का। फ्रांस के हैं ये। इनका जन्म है वो पेरिस में हुआ था। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1863। इसमें इसका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ है वो 1937 में हुई थी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और जन्म इनका हुआ था पेरिस में, और इनकी डेथ हुई जेनेवा में। और इनकी एज लगभग 74 ईयर्स थी। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की स्थापना हुई थी। और 2 साल तक इसके पहले प्रेसिडेंट रहे डिमिट्री विकेलास। उसके बाद 1896 से लेकर 1925 तक लगभग 29 साल 29 ईयर्स बैरन पियरे डी कुबरटिन इसके प्रेसिडेंट रहे, और वो दूसरे प्रेसिडेंट थे इसके। और इनको खेलों को शुरू करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। इसके अलावा 1913 में जो ओलंपिक फ्लैग बना, जिसपे 5 छल्ले ऐसे होते हैं और वाइट कलर है पीछे, इस फ्लैग का डिजाइन भी बैरन डी कुबरटिन द्वारा दिया गया था, जो कि 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्जन एंड इवर्जन मूवमेंट्स टेक प्लेस इन विच प्लेन? आपको पता है इन्वर्जन और इवर्जन 2 पैर की मूवमेंट होती है। पैर को अंदर की तरफ मीडियली अंदर की तरफ ट्विस्ट करना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं, और बाहर की तरफ लेटरल साइड को इवर्जन बोलते हैं। तो ये मूवमेंट किस प्लेन में होती है ये पूछा गया है। देखिए लेटरल और मीडियल मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट हैं, आपको पता है ये आपकी फ्रंटल प्लेन में होती है, फ्रंटल प्लेन में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कोरोनल प्लेन। इन्वर्जन और इवर्जन इसमें होती हैं। इसके अलावा इसमें एडक्शन अबडक्शन भी, एडक्शन और अबडक्शन, ये मूवमेंट भी इसी प्लेन में होती है, फ्रंटल प्लेन में। और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पूछे तो वो सैजिटल प्लेन में होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रंटल प्लेन। हु डेवलप STAI? ये एक क्वेश्चनर होता है। देखिए आप पहले समझिए, जैसे एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक स्टेट एंग्जाइटी और एक ट्रेट एंग्जाइटी। ये जन्मजात होती है और ये सिचुएशनल होती है। अब इन दोनों को मेजर करने के लिए अलग अलग से क्वेश्चनर, एक टूल डेवलप किया गया है। तो एक स्टाई है, स्टेट ट्रेट एंग्जाइटी इन्वेंटरी, स्टेट ट्रेट एंग्जाइटी इन्वेंटरी, वो इसको मापता है, स्टेट ट्रेट को मापता है। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था टेस्ट, तो इसका आंसर है स्पीलबर्गर एट ऑल। स्पीलबर्गर मेन थे इनमें, और उनके साथ कुछ इनके साथ में थे जो रिसर्चर थे। तो इसकी जो टेस्ट है स्पीलबर्गर द्वारा, वो स्टाई तैयार किया गया जो कि ट्रेट एंग्जाइटी को मापता है। और जो स्टेट एंग्जाइटी को नापता है उसको बोलते हैं कंपिटेटिव स्टेट एंग्जाइटी इन्वेंटरी, CSAI 2। ये टेस्ट तैयार किया गया था मार्टिन एट आल के द्वारा। मार्टिन और उसके कुछ फ्रेंड थे जैसे बर्टन और वैली, और ये ऑप्शन में दिए गए हैं। इन्होंने डेवलप किया था CSAI 2। और एक और टेस्ट है SCAT, स्कैट, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंग्जाइटी टेस्ट। ये भी टेस्ट है, वो एंग्जाइटी को ही नापता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज मेजर्ड थ्रू। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को कैसे नापा जाता है? देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जैसे मैक्सिमम वेट उठाना, अगर आप सपोज करो बेंच प्रेस है 80 किलो की लगाते हो और एक ही रैप लगा सकते हो, तो वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी कि आप इतना लिफ्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं 1 RM, 1 रैप मैक्सिमम। 1 रैप मैक्सिमम इज नोन एज 1 RM, और इसी के द्वारा हम अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको माप सकते हैं। थ्रो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, इसके द्वारा हम अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मापते हैं, एक्सप्लोजिव को। जैसे कोई भी थ्रोवर है, शॉर्ट पुट का है और डिस्कस थ्रो का है, जेवलिन का है, वो एक जर्क में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं, तो थ्रो को एक सेकंड में, एक ही सेकंड के अंदर, एक ही मोमेंट के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी लगाना, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजिव एनर्जी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मेन डिटरमाइन करती है। रन फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस को दौड़ना आपको पता ही है, एंडोरेंस का टाइप है ये। और इसके साथ आप ये भी याद रखना है, जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो प्लोयोमेट्रिक एक्सरसाइज के द्वारा डेवलप होती है। बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए क्वेश्चन कई बार आया है और इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है। एग्जाम में पूछते हैं बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, या तो चाइल्ड पूछ लेगा उसमें, या फिर एडोलोसेंस पूछ लेगा, एडोलोसेंट। अगर चाइल्ड पूछे तो उसका आंसर है फैमिली। बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली। अगर यहाँ पे पूछ लिया एडोलोसेंट तो उसके में आ जाएगा पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप, छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी फैमिली से ज्यादा जुड़ा रहता है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उन्हीं में रहता है, तो सबसे ज्यादा बिहेवियर है उसका फैमिली, जब चाइल्डहुड के दौरान उसकी फैमिली पे से इन्फ्लुएंस रहता है। और जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने अपने मित्र मंडली है, पीयर ग्रुप का मतलब होता है उसके मित्र, उसके फ्रेंड, उनके साथ रहता है, तो उनसे ज्यादा इफेक्ट करता है, उसके फ्रेंड कैसे हैं तो वैसे ही उसका बिहेवियर हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, अगर क्वेश्चन पूछे एडोलसेंस तब पीयर ग्रुप, और अगर पूछे चाइल्ड तो फैमिली। पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ ए पर्सन इज। देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन होता क्या है, एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर हम कितनी कितनी ऑक्सीजन या हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट होता है कि एक मिनट में हमारा हार्ट है कितना ब्लड को पंप कर रहा है एक मिनट के अंदर, तो हमारा कार्डिक आउटपुट है। ऐसे ही जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो एक मिनट के अंदर हमारे लंग्स कितनी एयर को ले रहे हैं और मतलब एक्सहेल कर रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं, इसको नापता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन आप सोचिए, देखिए आप एक सिंगल स्ट्रोक में आप 500 ml इनहेल एक्सहेल करते हैं, इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। और आपको ये भी पता है कि हमारी रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 से 16 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आप 12 से 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और हर एक सांस में आप 500 ml कंज्यूम करते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 12 500 और 16 500, तो ये आ जाएगा 6000 और 8000। यानी एक मिनट के अंदर हम 6000 से 8000 ml तक की हम एयर है इनहेल एक्सहेल करते हैं, और यही हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन है। इसको हम लीटर भी लिख सकते हैं, 6 to 8 लीटर, 6 to 8, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इसी तरह हम जैसे हार्ट में कार्डिक आउटपुट निकालते हैं तो हम हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ हार्ट रेट 72 है और स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.9 लीटर आता है, यानी हम 5 लीटर बोल देते हैं कि हमारा कार्डिक आउटपुट है, कि एक मिनट के अंदर हमारा हार्ट है वो 5 लीटर पंप कर देता है ब्लड को। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 10।
हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ लॉन टेनिस। देखिए पहली बात तो ये हम इसमें इसमें अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं तो उसमें सिंगल, डबल और मिक्स डबल, वैसे तो इनके तीन है, इनके जोड़ने के बाद ही बता सकते हैं हम सही तरीके से। तो अगर सिंगल की बात करें तब भी हम इसका आंसर सेम होगा। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ लॉन टेनिस। देखिए सबसे ज्यादा आपने नाम सुना होगा नोवाक जोकोविक का और स्टेफी ग्राफ का, हो सकता है आपको रोड लेवर का नाम सुना हो, मार्गरेट कोर्ट का नाम सुना हो। तो इसका राइट आंसर है मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने सिंगल में 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और आपको पता होगा जो यूएसए की खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं और वो एक ग्रैंड स्लैम पीछे हैं इनसे। तो विमेन की कैटेगरी में भी काफ़ी क्लोज फाइट चल रही है। ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, 1960-70s के टाइम में खेलते थे, तो बहुत टाइम से रिटायर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी, बहुत महान खिलाड़ी। और नोवाक जोकोविक की बात करते हैं तो अभी अभी इन्होंने 23rd ग्रैंड स्लैम जीता है, तो ये मेंस की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर हैं। और राफेल नडाल 22 के साथ सेकंड पे हैं और रोजर फेडरर 20 जीते थे इन्होंने, अब तो रिटायर हो चुके हैं। और स्टेफी ग्राफ महिलाओं की बहुत महानतम खिलाड़ी, इन्होंने भी 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे। और अगर एक और बात की जाए तो इनके सिंगल कैटेगरी के हैं। अगर मैं डबल की बात करूं तो आप चौंक जाएंगे। मार्गरेट कोर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल में जीते हैं। इसके अलावा 19 ग्रैंड स्लैम वुमेन डबल में जीते हैं और 21 ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल में जीते हैं। तो टोटल 64 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने, 64 ग्रैंड स्लैम। और सेरेना विलियम्स की बात करूं तो मैं सेरेना विलियम्स के 23 तो सिंगल में है और 16 उनके टोटल डबल में मिला के टोटल 39 ग्रैंड स्लैम है, जिसमें 2 मिक्स डबल भी हैं इसमें। तो ये भी देखो कितने महानतम खिलाड़ी है, कितने महानतम, 39 ग्रैंड स्लैम। और ये मार्गरेट कोर्ट 64 ग्रैंड स्लैम। मार्गरेट कोर्ट के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ये ग्रैंड स्लैम होता है, उसमें एक कोर्ट का नाम मार्गरेट कोर्ट के नाम पर है। और एक जो जो मेन है जिसपे फाइनल होता है उसका नाम रोड लेवर के नाम से है। ये महानतम खिलाड़ी है, महानतम खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, बहुत फेमस खिलाड़ी है। इन्हीं के नाम पर जो कोर्ट का नाम है जहाँ पर फाइनल होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, उनके नाम से रखा गया रोड लेवर एरिना। और मार्गरेट कोर्ट एरिना भी है, उसमें कई कोर्ट है वहाँ पे, इनके नाम पर कोर्ट का नाम रखा गया है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कई क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश की और 10 क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी कंसेप्ट सीखे। तो थैंक यू वेरी मच।